जय हिंद हमारे सभी प्यारे दोस्तों को। आज का टॉपिक जो होने वाला है हमारा वो केमिस्ट्री से होने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा कि केमिस्ट्री के क्विज चालू हुए थे और 100 क्वेश्चन की सीरीज हमने चालू की थी, लेकिन वो किसी कारणवश हो नहीं पाई थी क्योंकि हमारे यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी और बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से वो क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज हम आपके लिए नर्सिंग असिस्टेंट या क्लर्क हो या जो भी जनरल साइंस की जितने भी क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री से, वो सभी हम आपको वो क्वेश्चन कराने वाले हैं, पूरे 500 क्वेश्चन की सीरीज। और आज के क्वेश्चन जो रहेंगे वन लाइनर रहेंगे। आप विश्वास करिएगा कि इन्हीं क्वेश्चन से ही आपका पेपर आने वाला है। अगर आपने एक बार दो बार पढ़ लिया इन क्वेश्चन को तो समझिए आपका पेपर इसी से आएगा। हाँ, जो सन वाले क्वेश्चन है कुछ हमने डाले हुए हैं, वो सन वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उन पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन बाकी जितने क्वेश्चन आपको बताए जाए उनको आपको जरूर पढ़ना है। ये ऑफलाइन वीडियो रहेगा, साथ ही पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में उपलब्ध आपको कराई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा आपको बताया गया है, ये रसायन विज्ञान के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल 500 प्लस प्रश्न कराने वाले हैं। और विश्वास करिएगा, अगर ये प्रश्न आपने पढ़ लिए तो कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे कोई भी नॉर्मल एग्जाम भी होते हैं ना, उनमें भी आपका इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले है, किसने ये कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं? किसने कहा था? तो वो कहा था कणाद ने, कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो हमारे किससे बने होते हैं? वो सूक्ष्म कणों से मिलके बने होते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कणाद हो जाएगा। दूसरा है, पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? जितने भी सूक्ष्म कण होते हैं उन्हें आखिर क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है परमाणु। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते आगे। वह पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाता है। आपने किसी भी ठोस को गर्म किया और वो ठोस से किस पे बन गया? वो बन गया गैस पे। तो आखिर क्या होता है? वो होता है हमारा आयोडीन तथा कपूर। आयोडीन को आप गर्म करेंगे तो सीधे क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। कपूर को आप गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। तो कौन से होते हैं वो दोनों? वो होते हैं आयोडीन तथा कपूर। वह शुद्ध पदार्थ जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? वो हमारे एलिमेंट होते हैं। हम किसी भी एलिमेंट को कभी भी विभाजित नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं तत्व। चलिए आगे देखते हैं। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है मेरे बच्चों। वो कहा जाता है लेवासिये को। जहां लेवासियर भी लिखा होता है, लेवासिये भी लिखा होता है, तो याद रखिएगा जहां लेवासिये का नाम आ जाए तो तुरंत आप टिक मार देना कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो वो है हमारे लेवासिये। पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाती है ऑक्सीजन। आपने अगर पूछ दे कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो वायुमंडल में पाई जाती है नाइट्रोजन। कितने परसेंट पाई जाती है? तो 78% पाई जाती है। तो याद रखिएगा, अगर पृथ्वी पे पूछ दे कि सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए, पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वो होता है हमारा सिलिकॉन। सबसे ज्यादा जो दूसरा पाया जाता है वो सिलिकॉन पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन होती है वो 65% होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितने परसेंट होती है? तो वो 65% होती है। याद रखिएगा, जो भी आपको ये प्रश्न कराए जा रहे हैं, अगर आप इनको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपको बार बार पूछे जाएंगे। सोना, चांदी तथा ऑक्सीजन, ये सभी किसके उदाहरण हैं? अभी जस्ट बताया कि ये सभी क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। आप अगर सोने को काटोगे तो क्या सोने के अलावा चांदी बन जाएगा? नहीं बनेगा। सोने को काटोगे सोना ही बनेगा। इन एलिमेंट का परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होता है बच्चों, याद रखिएगा। कौन सा तत्व कमरे का तापमान पर द्रव रूप में होता है? वो होता है पारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारा से बहुत सारे पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी आपको फीवर आ जाता है तो वो भी आपका किससे चेक होता है? थर्मामीटर जो होता है, थर्मामीटर के अंदर भी पारा आपका ही भरा होता है।
कार्बनिक मिश्रण जैसे एसीटोन तथा मेथिल एल्कोहल आदि की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपने देखा होगा एसीटोन हो, मेथिल एल्कोहल हो, जब इसको हम आसवन करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, तो वो किससे करते हैं? तो वो होता है स्टीम डिस्टिलेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में भाप आसवन विधि। इसका जो शुद्धिकरण किया जाता है वो भाप आसवन विधि से किया जाता है। दूसरा है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? जस्ट अभी बताया था, क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो वो होता है हमारी ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? पृथ्वी के धरातल पर, भूपटल पर जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो पाई जाती है 46.60%। मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो वो होता है 18%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पृथ्वी के भूपटल पर एल्यूमिनियम की मात्रा कितने प्रतिशत होता है? वो है 8.13%। पृथ्वी पर तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है हमारा एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर जो तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है वो है हमारा एल्यूमिनियम। बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं एल्यूमिनियम के, जिससे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। चीनी या नमक का जलीय विलयन तथा हवा किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है हमारा समांग मिश्रण का। जल क्या होता है? तो जल एक यौगिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ दिया जाए कि जल क्या है, तो जल क्या होता है? जल एक यौगिक होता है। सोना, चांदी तथा ऑक्सीजन किसके उदाहरण हैं? ये सभी क्या हैं? तत्व हैं, अर्थात हमारे एलिमेंट हैं। शर्करा तथा नमक के मिश्रण को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहा जाता है? क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रवाकरण। शर्करा तथा नमक के मिश्रण को अलग करना। शर्करा जानते होंगे, शक्कर अर्थात चीनी, और नमक का अगर मिश्रण है उससे अलग करने की विधि जो होती है वो क्रिस्टलाइजेशन होती है। द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो द्रवों के मिश्रण को करने की विधि जो कहलाती है वो आसवन विधि कहलाती है। इसी को हिंदी में बोलते हैं डिस्टिलेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर शर्करा तथा नमक का मिश्रण पूछा जाए तो वो रवाकरण होता है। अगर द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि पूछा जाए तो वो क्या होता है? आसवन होता है। दो ठोस पदार्थ जैसे कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड तथा थ्रासीन को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? ये होती है ऊर्ध्वपातन। आपने देखा होगा कि कपूर, जैसे मैंने बताया कि कपूर को हम गर्म करते हैं तो वो ठोस से किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। तो ये हमारी कौन सी विधि होती है? तो ये होती है ऊर्ध्वपातन होती है। दूसरा, बारूद तथा कुहासा किसका उदाहरण है? ये होते हैं विषमांगी मिश्रण का। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ दे कि बारूद तथा कुआसा किसका उदाहरण होता है? तो ये होता है विषमांगी मिश्रण का। कच्चे तेल में शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोल तार आदि को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? आपने देखा होगा बड़ी बड़ी रिफाइनरी लगी होती हैं, वहां पे कच्चा तेल आता है। उस कच्चे तेल के द्वारा फिर क्या किया जाता है? शोधित किया जाता है। वो आखिर कौन सी विधि होती है? तो ये होती है आंशिक आसवन, अर्थात इसको बोलेंगे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। दूसरा, नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन कितनी भाग होती है? तो ये होती है 5। क्षारीय धातुओं का गुण क्या कहलाता है? ये होता, इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक होता है? ये होता है लाइकेंस के। बीओडी 5 किससे संबंधित है? बीओडी 5 जो होता है, आपको बता दें कि 5 मिनट में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग, ये संबंधित है हमारा बीओडी 5 से। विस्थापन का एसआई इकाई क्या होती है? तो विस्थापन की जो एसआई इकाई होती है वो होती है हमारी मीटर होती है।
किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का मुख्य कारण है? CFC, इसको बोला जाता है कार्बन। अगर CFC को मुक्त कर दिया जाए तो ये जो होती है ओजोन परत के ह्रास होने का मुख्य कारण होती है। आपको पता होगा कि ओजोन परत क्या करती है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर ओजोन परत ना हो तो धरती में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी कि आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? तो वो रोकती है ओजोन परत। पूछ दे कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। कौन सा तत्व एक डबल महासंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा रहता है? वो कौन जुड़ा रहता है? O2 जुड़ा रहता है, अर्थात ऑक्सीजन। कौन सा एक सफेद फास्फोरस है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि सफेद फास्फोरस कौन सा होता है, तो वो होता है P4। P4 को कहा जाता है सफेद फास्फोरस। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक योगदान देती है? तो ये होती है पानी की वाष्प। पानी का जो वाष्प होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक योगदान देती है? तो वो हमारा कौन सी देती है? जो पानी का वाष्प होता है वो सर्वाधिक देती है। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होते हैं उसे कहते हैं, तो वो होती है हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण की अपक्रिया में क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन खोते हैं। जब भी ऑक्सीकरण की अपक्रिया होगी तो उसमें क्या होता है कि हमारी अपक्रिया में क्या जाता है? तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम कितनी बेंजीन की तरह रिंग होती हैं? वो कितनी होती है? एक होती है। पीबीसी का पूर्ण रूप क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। बहुत पूछा जाता है पीबीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड। किसका फुल फॉर्म होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीबीसी का पूर्ण रूप पूछ दे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। किस पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? किसी पदार्थ की मात्रा की, वो पदार्थ की मात्रा की जो मौलिक इकाई होती है वो हमारी मोल होती है। इंपॉर्टेंट है आपका। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? यहां कुछ कुछ गलत हमें समझ में आ रहा है। नाइट्रोजन की खोज जो की थी वो प्रिस्टिले ने की थी। ये रदरफोर्ड दिया गया है, इसको देखते हैं थोड़ा अभी। किसने न्यूट्रॉन की खोज? हाँ सॉरी, चैडविक ने की थी। रदरफोर्ड बिल्कुल गलत होगा। ये जो न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने की थी? चैडविक ने की थी। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, सही है। अच्छा, हमें लगता है थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है हमको। आखिर नाइट्रोजन की जो खोज की थी वो भी किसने की थी? रदरफोर्ड ने ही की थी। क्रोमाइट किसका अध्ययन है? वो होता है क्रोमियम का। चलिए, कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? आपने देखा होगा कि अक्सर हमें कौन सा पदार्थ मिला दिया जाए कि कांच हमारी हरी हो जाती है, तो वो होता है क्रोमियम ऑक्साइड। अगर क्रोमियम ऑक्साइड को हम मिला दें कांच में तो कांच का रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? वो होती है SO2, अर्थात इसी को बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी गंध ही इतनी वैसी होती है कि अगर इसको वातावरण में छोड़ दिया जाए तो ये अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है। मोटर वाहनों के धुएं में कौन सी खतरनाक गैस होती है? तो मोटर वाहन अक्सर आपने देखा होगा कार्बन, बहुत ज्यादा देखा होगा कि मोटर वाहन के जो धुएं होते हैं, कभी कभी क्या होता है सिलेंसर लीक हो जाता है या गाड़ी सीज होने वाली होती है तो बहुत ज्यादा धुआं देता है, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। एक अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? जो अम्ल होता है, अम्ल को बोलते हैं इंग्लिश में एसिड। नीले लिटमस को ये सीधे किस में बदल देता है? लाल में बदल देता है। किसका इस्तेमाल
ब्रशों के बाल बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो भी ब्रश बनती है उसमें जो होता है वो नायलॉन लगा होता है, नायलॉन इसको बोलते हैं 66। प्रोटॉन एवं किसका द्रव्यमान एक समान होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कैसा होता है? एक समान होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट जो अयस्क होता है वो होता है एल्यूमिनियम का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बॉक्साइट जो होता है वो किसका अयस्क होता है? तो वो किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं? वो हमारी विधि होती है वाष्पीकरण। अगर हम वाष्पीकरण करेंगे तो हम विलयन में से विलय को क्या कर सकते हैं? विभक्त कर सकते हैं। किसी पदार्थ की परमाणु भार संख्या परंतु परमाणु संख्या असमान हो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संभारिक। किसी पदार्थ की परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार असमान हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समस्थानिक। अंतर समझ आया होगा कि अगर किसी पदार्थ की परमाणु भार समान है परंतु परमाणु संख्या असमान हो उसको हम क्या बोलते हैं? संभारिक बोलते हैं। लेकिन अगर किसी पदार्थ की परमाणु संख्या समान है परंतु परमाणु भार असमान हो उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल बना है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अभी मैंने बताया था कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है वो है बहुत ही खतरनाक होती है, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। उस प्रोटोकॉल को क्या नाम है? तो उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आधुनिक आवर्त सारणी किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो किसके सिद्धांत पे आधारित है? तो वो आधारित है मोसले के। किसके नियम पे? मोसले के। यूरेनियम का अयस्क है, यूरेनियम का जो अयस्क है वो है कार्नोटाइट। जिंक का अयस्क है यह है स्प्लेराइट। कॉपर का अयस्क है वो है मेलाकाइट। तीनों इंपॉर्टेंट है लेकिन यूरेनियम का अयस्क ज्यादा पूछा जाता है कि यूरेनियम का अयस्क क्या होता है? तो यह होता है कार्नोटाइट। कांच किससे प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव किसको कहा जाता है? कांच को कहा जाता है। अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह प्रयोग किया जाता है ग्लाइकोल का। आपने देखा होगा अंतरिक्ष यान जो होते हैं ईंधन जमे ना, क्योंकि वायुयान जो होते हैं कहाँ उड़ते हैं? आकाश में ज्यादातर, वहां तो और ज्यादा ठंड होती है। तो उस समय क्या होता है कि ईंधन जो उसमें भरा होता है जब नीचे 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं वहां पे क्या टेम्परेचर होता होगा। तो वहां पे ईंधन जमे ना, तो उसको जमना ना चाहिए, उसके लिए मिलाया जाता है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल जो होता है ये ईंधन को जमने नहीं देता है। इसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है। वो होती है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस से क्या किया जाता है कि प्रकाश का उत्पादन किया जाता है और धातुओं की वेल्डिंग। आपने देखा होगा कि जो वेल्डिंग का काम होता है उसमें कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? तो वो यही हमारी एसिटिलीन गैस होती है। रेडियो सक्रिय कार्बन उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है फॉसिल्स या पुरातत्व अवशेष की उम्र का अनुमान लगाने के लिए। आपने देखा होगा जैसे कार्बन डेटिंग विधि होती है वही है हमारी ये। तो ये क्या होता है? पुरातत्व अवशेष, पुराने दसियों हजार साल के जो अवशेष होते हैं उनकी जो उम्र होती है उसका अनुमान हम इसी विधि के द्वारा लगाते हैं। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाया जाता है? अभी मैंने जस्ट बताया था समताप मंडल, इसी को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें क्या होता है कि वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है वो पाई जाती है हमारी समताप मंडल में। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतु का उपयोग किया जाता है? उसको किया जाता है केवलर का। मैग्नीज का अयस्क है, मैग्नीज का अयस्क होता है मैग्नेटाइट। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है? यह होती है हमारी मीथेन। मर्क्यूरी का अयस्क किसका होता है? सिनेबर का।
सन 1984 में भोपाल गैस आपदा में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या हुआ था? बहुत ज्यादा संख्या में 1984 में मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जहां पे लीकेज हो गया था, जिसके द्वारा मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव होने लगा था। ये इतनी जहरीली गैस होती है कि जब ये जहां भी रिसी तो उस पूरे क्षेत्र को खाली कराया गया, लेकिन फिर भी बहुत बेहतरीन उसमें संख्या में, जाने कितने संख्या में आदमी की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो लोग भाग नहीं पाए। तमाम जानवर, पक्षी सभी क्या हुए, इस जहरीली गैस के उस इफेक्ट पे आके बहुत ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया था। सिरका बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एस्टिक अम्ल का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि सिरका बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो वो है हमारा एस्टिक अम्ल। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो बेंजीन की खोज की थी माइकल फैराडे ने। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि बेंजीन की खोज किसने की थी, तो वो की थी माइकल फैराडे ने। एथिलीन क्या है? एक अध्रुवी अणु है। एथिलीन जो होता है ये एक अध्रुवी अणु होता है। किसका इस्तेमाल शराब, दवाइयों और वायुयानों में ईंधन के रूप में किया जाता है? ये क्या होता है? हमारा एथिल एल्कोहल होता है। एथिल एल्कोहल इसको बोलते हैं, सूत्र पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो C2H5OH ये होता है एथिल एल्कोहल। यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को क्या मिलाकर दूर किया जा सकता है? तो ये होता है सक्रिय चारकोल। सक्रिय चारकोल मिला दो तो पानी से वो क्या होती है? दूर हो जाती है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरे में भी आपका सिट्रिक अम्ल बेटा पाया जाता है, नींबू में भी पाया जाता है। लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि लोहे का अयस्क क्या होता है? तो लोहे का अयस्क जो होता है क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है। कठोर पानी को उबालकर या उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर उसे मृदु जल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्लार्क की प्रक्रिया। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में पाया जाता है आपका लैक्टिक अम्ल। मूत्र, यूरिन का पीएच मान कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। यूरिन का जो पीएच मान होता है बच्चों, वो होता है हमारा 6। चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान होता है 6.4। पेयजल का पीएच मान, पेयजल समझ गए, अर्थात पूछ रहा है जल अर्थात वाटर, जो हम पीने वाला जो पानी होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो ये पीएच मान होता है 7। लेकिन कैसा होता है? ये उदासीन होता है, अर्थात न्यूट्रल होता है। सिरका, सिरका का पीएच मान कितना होता है? सिरका का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.4। किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से नीचे हो तो उसका स्वाद कैसा होगा? बेटा उसका स्वाद जो होता है वो एसिड वाला होता है, अर्थात कैसा होगा? अम्ली होगा अगर 7 से नीचे है। अगर 7 से ऊपर है तो वो कैसा होता है? वो क्षारी होता है। याद रखिएगा हमेशा, अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से नीचे है तो वो अम्ली होता है, अगर 7 से ऊपर है तो वो कैसा होता है? क्षारी होता है। कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? ये करते हैं जर्मन सिल्वर का। याद रखिएगा बच्चों, जो जर्मन सिल्वर होती है इसमें कोई चांदी नहीं पाई जाती है। ये इसी को क्या कहा जाता है? झूठा चांदी कह सकते हो आप, जिस तरह झूठा सोना होता है। ये कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर बना होता है। आखिर क्या नाम इसको दिया गया है? जर्मन सिल्वर दी गई है। कॉपर और टिन मिलकर
किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? ये बनते हैं कांसा का। अगर कॉपर को मिला दिया जाए और टिन को मिला दिया जाए तो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? कांसा बनता है। कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? तो ये होती है हमारी गन मेटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि कॉपर जिंक और टिन जो मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? तो ये होती है गन मेटल। लेड और टिन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? ये होता है टांका। आपने देखा होगा जब भी कोई टांका लगता है तो वो किसका बना होता है? तो वो लेड का बना होता है। लेड को क्या बोलते हैं? पीबी बोलते हैं। और टिन का मिला, लेड और टिन से मिलके जो बनता है वो क्या बनता है? हमारा टांका बनता है। कॉपर और जिंक मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? अगर हम कॉपर के साथ जिंक को मिला दें तो ये दोनों मिलके पीतल का निर्माण करते हैं। सस्ते आभूषण बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? यह होता है रोल्ड गोल्ड एवं डच मेटल। मैंने अभी बताया था कि रोल्ड गोल्ड जो होता है ये झूठा सोना होता है। इसमें कोई भी गोल्ड 1% भी नहीं होता है, इसको झूठा सोना कहा जाता है। ये जो सस्ते आभूषण बनते हैं उसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बर्तन बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? यह होता है पीतल तथा जर्मन सिल्वर का। जो भी बर्तन बनते हैं उनमें जो मिश्र धातु इस्तेमाल होती है वो पहली तो आपकी पीतल होती है, दूसरी आपकी जर्मन सिल्वर होती है। तोप, गियर तथा बैरिंग बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? यह होती है गन मेटल। जितने भी बारूद, गोला बारूद से लेके जितनी भी यंत्र बनते हैं या जितने भी सामान बनते हैं, चाहे वो तोप हो, गियर हो या बैरिंग बनती हो, उनमें सभी में जो मेटल इस्तेमाल होती है वो आपकी गन मेटल होती है। जहाज का पंखा बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। जहाज का जो पंखा बनता है उसमें जो मेटल इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? जहाज का पंखा बनाने में। ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? यह होती है रोज मेटल। आपने देखा होगा आजकल फ्यूज कैसे होते हैं? ऑटोमेटिक होते हैं। उनको हटाया, फ्यूज उड़ गया, उसको हटा दिया, दूसरा निकाल दिया। तो वो सभी किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं इसी रोज मेटल के। सिक्का बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? वो होता है हमारा जस्ता। हवाई जहाज का ढांचा बनाने के लिए किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होती है मैग्नीशियम। इसको हम दिखा देते हैं, इस तरह लिखेंगे मैग्नीशियम। जो भी आपने देखा होगा जितने भी हवाई जहाज होते हैं उनका जो पूरा स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है वो इसी मैग्नीशियम धातु का बना होता है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के मिलने पर कौन सी मिश्र धातु का निर्माण होता है? वो कौन सी? यही होती है मैग्नीशियम, जिससे क्या बनाया जाता है? हवाई जहाज का ढांचा बनाया जाता है। तो ये मैग्नीशियम किससे मिलकर बनी होती है? ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के मिलने से जो धातु का निर्माण होता है वो होती है मैग्नीशियम होती है, और इसी मैग्नीशियम धातु से हवाई जहाज का ढांचा पूरा तैयार करते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिकॉन मिलकर किस प्रकार के कांच का निर्माण करते हैं? ये करते हैं फ्लिंट कांच का निर्माण। आपने देखा होगा फ्लिंट कांच बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है कैमरा, दूरबीन के लेंस तथा विद्युत बल्ब बनाने के लिए। किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? यही होती है हमारी फ्लिंट कांच। जो भी कैमरे होते हैं, दूरबीन के लेंस होते हैं या जो विद्युत बल्ब अच्छी क्वालिटी के जो बनते हैं उनमें सब में जो कांच का इस्तेमाल किया जाता है वो हमारी कौन सी कांच होती है? यही फ्लिंट कांच होती है। सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट के इस्तेमाल से किस कांच का निर्माण होता है? अतः सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट से बनता है पाइरेक्स कांच। अभी आपको बताऊंगा इसका भी क्या यूज होता है। प्रयोगशालाओं के उपकरण बनाने में किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? वो यही होती है हमारी पाइरेक्स कांच। आपने देखा होगा जब भी आप इंटर वगैरह में होंगे तो देखा होगा परख नली वगैरह बनी होती थी, तमाम जार होते थे, वो सभी जो बन के तैयार होते हैं वो हमारे इसी पाइरेक्स कांच के बने होते हैं। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका के प्रयोग से
कांच का निर्माण होता है वो होती है हमारी सोडा कांच। क्रुक्स कांच का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है धूप चश्मों के लेंस बनाने के लिए। आपसे पूछ दिया जाए कि धूप वाले जो चश्मे होते हैं ये किस कांच के बने होते हैं, तो बेटा ये बने होते हैं क्रुक्स कांच के। सीरियम ऑक्साइड सिलिका से किस कांच का निर्माण होता है? तो ये होता है हमारी क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच क्या बनाता है? तो धूप के चश्मे जो होते हैं उनके लेंस बने होते हैं। चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होती है प्रकाशी कांच। आपने देखा होगा सूक्ष्मदर्शी हो, टेलीस्कोप हो या प्रिज्म हो, उन सभी को बनाने में जो कांच इस्तेमाल होती है वो होती है हमारी प्रकाशी कांच। पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड तथा सिलिका से किस कांच का निर्माण होता है? तो ये भी होती है हमारी प्रकाशी कांच। अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन व प्रायोगिक उपकरण बनाने में किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो कांच होती है ये होती है पोटास कांच होती है हमारी। ट्यूबलाइट तथा बोतल के निर्माण के लिए किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होती है सोडा कांच। कांच का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है कैडमियम सिलिकेट की उपस्थिति के कारण। कैडमियम सिलिकेट के कारण जो कांच होती है उसका जो कलर होता है वो आपका कैसा होता है? पीला होता है। कांच का रंग भूरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। कांच का रंग रूबी लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है गोल्ड क्लोराइड की उपस्थिति के कारण। फोटोक्रोमेटिक कांच किसकी उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है? तो ये उसमें उपस्थित होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड के कारण होता है ऐसा। कांच का रंग गहरा नीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह होता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। कांच का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह होता है सोडियम क्रोमेट एवं फेरस ऑक्साइड के कारण। कांच का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह होता है मैग्नीज डाई ऑक्साइड। मतलब आप देख रहे हैं कि चाहे हरा रंग होता है वो किसी और के कारण होता है, लाल होता है वो भी किसी और के कारण होता है, पीला होता है वो भी किसी और के कारण होता है। तो आप समझे कांच का रंग अगर हरा है तो उसमें सोडियम क्रोमेट मिला होगा या तो फेरस होता है। अगर कांच का रंग लाल है तो वो मैग्नीज डाई ऑक्साइड के कारण होता है। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है बच्चों? बढ़ जाता है। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह कौन सा विषैला गैस में रूपांतरण हो जाएगा? जो क्लोरोफॉर्म होता है ये कैसा होता है? एक जहरीली गैस होती है। अगर क्लोरोफॉर्म को खोल दिया जाए तो आदमी क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाता है। अगर उसको हम वायुमंडल में खोल दें, अगर वायुमंडल में उसको खुला छोड़ दें तो जो गैस बनेगी उस गैस का नाम होगा फॉस्जीन गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाएगा आपसे कि अगर क्लोरोफॉर्म को हम वायुमंडल में छोड़ दें, सूर्य के प्रकाश में छोड़ दें तो किस गैस का निर्माण हो जाएगा? तो वो जो गैस होगी आपकी वो फॉस्जीन गैस होती है। कांच का रंग चटक लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह होता है क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मिट्टी में से क्षारक तत्व बेस को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है जिप्सम का। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तत्व होता है पोटेशियम क्लोराइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है आपसे कि पानी की स्थायी कठोरता को अगर दूर करना है तो उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होता है? तो वो होता है पोटेशियम क्लोराइड।
बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए बर्फ में क्या मिलाया जाता है? आपने देखा होगा कि जो भी बर्फ होती है सिल्ली बाई सिल्ली होती हैं और उनको रखे रहते हैं, 2-2 दिन 3-3 दिन रखे रहते हैं, तो उसको ना पिघले उसके लिए मिलाया जाता है उसमें जिलेटिन। शुष्क बर्फ को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए कि शुष्क बर्फ को और किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सेक्रीन का निर्माण किससे होता है? तो टॉलुइन से होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। टेल्कम पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो यह होता है थियोफेस्टस खनिज का। प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किस कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह होता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड जो होता है प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल होता है। कौन एक क्रिस्टली एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा होता है? वो होता है हमारा सेक्रीन। क्या एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है? वो क्या होती है? हमारी क्रीम होती है। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नाइट्रोक्स ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं N2S। ये जो नाइट्रोक्स ऑक्साइड होती है इसे हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। अगर इसको कहीं भी N2O, ये नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है इसको जहां पे भी आप छोड़ दो वहां पे क्या होगा? जो भी लोग बैठे होते हैं तो वो लोग क्या करेंगे? हंसते रहते हैं। हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो ये पाई जाती है 8%। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट है, और जाने कितने बार पूछा गया होगा। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? ये की थी प्रिस्टले ने। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? आपने देखा होगा कि फूल हो चाहे जितना सुंदर फूल हो, अगर आपने उसमें ये गैस डाल दी तो समझो फूल का रंग क्या हो गया? उड़ जाता है। वो कौन सी गैस होती है? क्लोरीन होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना बच्चों। नर्सिंग असिस्टेंट वाले बच्चों, ये 500 सीरीज है, 2 पार्ट में आएगी। 250 के 2 पार्ट रहेंगे। इनको आपको बिल्कुल रट लेना है, समझो इसी से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। 1 किलोग्राम शहद से लगभग कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है 3500 कैलोरी। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 46%। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा खेतों में उर्वरक के रूप में हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। जो भी बीज बोए जाते हैं, यूरिया और डीएपी जो होती हैं वो क्यों डाली जाती है? किसमें? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन क्या होता है? हमारे खेतों को एक पोषक तत्व जो होता है प्रोवाइड करता है। तो जो यूरिया होती है उस पर नाइट्रोजन की अकेले जो मात्रा होती है वो 46% होती है। दिया सलाइयों के तिल्ली में क्या मिला होता है जो ज्वलनशील होता है? तो इसमें होती है लाल फास्फोरस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दिया सलाई आप समझते होंगे, घरों में जो माचिस यूज होती है, तो जब आप उसको जलाते हैं तो आगे जो लगा होता है वही होता है आपका रेड फास्फोरस। किस गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किया जाता है? ये होती है फॉस्फीन गैस। हमारी समुद्री यात्रा में आपने देखा होगा जो भी हमारे पानी वाले जहाज होते हैं उनको जो सिग्नल दिया जाता है वो हमारी इसी गैस के माध्यम से दिया जाता है। बर्तनों में कलई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? ये होता है अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं NH4Cl। आपने देखा होगा बर्तनों के नीचे जो कलई की जाती है उसका जो इस्तेमाल होता है उसमें क्या होता है? तो यही अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। कौन ऐसा पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था? वो क्या थी हमारी? वो थी हमारी यूरिया। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो किया जाता है फेरिक क्लोराइड का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है?
तो किया जाता है एथिल एसीटेट का। सोलर सेल में क्या प्रयुक्त होता है? सोलर सेल में क्या प्रयुक्त होता है? तो वो प्रयुक्त होता है हमारा सीजियम। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो समुद्री घास में पाया जाता है आयोडीन। पीले फास्फोरस को कहां रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को रखा जाता है जल में। याद रखिएगा, पूछ दे कि पीले फास्फोरस को कहां रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को कहां रखा जाता है? जल में रखा जाता है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? तो वो होती है विटामिन। विटामिन, जैसा मैंने बताया था ना कि कोई भी आप पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होता है, उसकी जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह जो विटामिन होता है, आप गाजर ले लें, अगर आप गाजर खा रहे हैं तो उसमें आपको विटामिन ए ज्यादा मिलेगी, लेकिन उसी गाजर को अगर आपने गर्म कर दिया तो विटामिन ए आपकी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो याद रखिएगा, खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में जो नष्ट होता है वो क्या नष्ट होता है? विटामिन नष्ट होता है। रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो रजत दर्पण बनाने में प्रयोग होता है ग्लूकोज का। एस्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बच्चों कि एस्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH। दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब दूध से ही पोषक तत्व चला जाएगा तो उसका घनत्व, डेंसिटी ऑटोमेटिक क्या होगी? इसको बोलते हैं, घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी। अगर किसी भी चीज से उसका पोषक तत्व अलग हो जाएगा तो क्या होगा? उसका बढ़ जाएगा। चलिए, अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? वो होता है ऑक्सीजन एवं हीलियम का। आपने देखा होगा कोरोना वायरस आया था, उस समय ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मारामारी हो गई थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, बहुत सारे प्लांट लगाना पड़ा, क्योंकि जो कोरोना वायरस था वो क्या करता था, हमारे लंग्स को प्रभावित कर देता था, जिससे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती थी। तो हर आदमी को कृत्रिम सांस लेने की जरूरत पड़ती थी। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए जो सिलेंडर प्रयुक्त होता है उसमें क्या मिला होता है? तो उसमें मिली होती है ऑक्सीजन एवं हीलियम। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में क्या मिलाया जाता है? तो वो मिलाया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल। आपको बता दें, अमेरिका जो शहर है वो बहुत ही ठंडा शहर है। अमेरिका जो देश है ठंडा है। कैलिफोर्निया और बहुत सारे साइबेरिया वगैरह ऐसे प्रांत हैं जहां पे जीरो नहीं, माइनस में टेम्परेचर हो जाता है। वहां की कारें खड़ी हो जाती हैं, 2-2 महीने निकल नहीं पाती हैं। तो उनमें जो वहां की जो कारें होती हैं कि जल्दी वो एक्टिव हो जाएं, तो उसके लिए वहां पे जो मिलाया जाता है वो मिलाया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल। ऑयल पेंटिंग के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? वो होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व कौन सा है? वो है हमारा ऑस्मियम। सबसे कम घनत्व वाला या सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? वो होता है हमारा लिथियम। याद रखिएगा,
विद्युत रासायनिक श्रेणी सभी को याद होनी चाहिए, और 1 से 30 तक, क्योंकि 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे कम घनत्व वाला या सबसे हल्का जो तत्व होता है वो होता है हमारा लिथियम। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला धातु कौन सा होता है? ये होती है चांदी। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों कि सर्वाधिक विद्युत चालकता किस में होती है, तो वो होती है चांदी में। चांदी को हम एजी नाम से जानते हैं। और सबसे कम घनत्व किस में होता है और सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा लिथियम। पोलोनियम के सबसे अधिक कितने समस्थानिक होते हैं? तो पोलोनियम के बेटा होते हैं 27। सोडियम को किसमें रखा जाता है? आपने अगर इंटर की पढ़ाई अच्छे से की होगी तो देखा होगा, जो हमारे यहाँ प्रयोगशालाएं होती थी तो सोडियम जो होता था हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता था। तो वही पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है आर्मी वगैरह में कि सोडियम को किसमें रखा जाता है, तो ये रखा जाता है मिट्टी के तेल में। सबसे भारी गैस तत्व कौन सा होता है? सबसे भारी गैस तत्व कौन सी है, तो वो होती है हमारी रेडॉन। जो रेडॉन होती है ये सबसे भारी गैस तत्व होता है। नोबेल धातु कौन कौन से हैं? देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी पूछा जा सकता है। पहला तो आपका सिल्वर, जिसको बोलते हैं चांदी, एजीज का प्रतीक होता है, ये भी नोबेल धातु है। दूसरा हमारा है गोल्ड, इसको बोलते हैं सोना, इसको एयू से डिनोट करते हैं। तीसरी है प्लेटिनम, चौथी है इरिडियम, पांचवी है पैलेडियम, रेडियम, रेटिनम और ऑस्मियम। ये सभी जो धातुएं हैं ये नोबेल धातुएं होती हैं। सोना और पारा में किसका घनत्व ज्यादा होता है? तो बेटा सोने का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए सोना जो होता है पारा में डूब जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी भी अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सोना और पारा में किसका घनत्व ज्यादा होता है, तो किसका घनत्व ज्यादा होता है? सोना का होता है। तो सोना जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो क्या होगा? डूब जाएगा। तो पारा का कम होता है तो सोना जो होता है पारा में क्या हो जाता है? डूब जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2SO4। बच्चों आपको बता दें, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। आपको बताएं कि जहां पे रिफाइनरी वगैरह होती हैं, रिफाइनरी वगैरह के कारण क्या होता है कि रिफाइनरी से उठने वाला धुआं, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। वो क्या करता है? बादलों में जाके इकट्ठा हो जाता है, और जो पहली बरसात होती है उसी पानी के साथ में वो H2SO4 नीचे आ जाता है। तो उससे क्या होता है, जो भी उस बरसात में नहा लेता है तो उसके फफोले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अम्लीय वर्षा के नाम से जानी जाती है। तो इसी कारण जहां पे रिफाइनरी वगैरह होती है वहां बहुत ही मना किया जाता है कि कभी भी पहली बरसात पे नहीं भीगना चाहिए, वो इसी कारण होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। बिल्कुल तेजाब का ही काम करता है ये। फूड पैकेजिंग मटेरियल में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है बिस्फेनॉल ए। मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ सूत्र ऐसे हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है CH3OH। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है सोडियम कार्बोनेट। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह होता है NaHCO3। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह होता है Na2CO3.10H2O। नाइट्रोक्स ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं लॉफिंग गैस। अभी आपको बताया गया था हंसाने वाली गैस, लॉफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है? N2O होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? यह होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3।
प्लास्टर ऑफ पेरिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। हाफ हाइड्रेट मतलब समझ गए बच्चों, CH4 डॉट हाफ H2O होता है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2, अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जो खाने का सोडा होता है, आपने देखा होगा खाने के सोडा में डाला जाता है जो सोडा, उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? कैल्शियम सल्फेट को जो दूसरा नाम है, इसको कहा जाता है जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O। कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नीला थोथा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछ दिया जाता है कि नीला थोथा किसको कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट को कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 डॉट 7H2O होता है इसका। हरा थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है फेरस सल्फेट, FeSO4 डॉट 7H2O। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, NaOH। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है? यह होता है कोबाल्ट ऑक्साइड। अगर हम कोबाल्ट ऑक्साइड को कांच में मिला दें तो कांच का रंग जो होता है वो गहरा नीला हो जाता है। ईथेन गैस का स्वाद कैसा होता है? ईथेन गैस का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? बार बार बता रहा हूं, क्या कहते हैं? लॉफिंग गैस कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं ना कितने तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है आपको। जिंक सल्फेट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उजला थोथा, ZnSO4। कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? ये होती है वाष्पीकरण और संघ की प्रक्रिया। ईथेन गैस का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए क्वेश्चन ये कई एग्जाम में पूछा गया है बार बार। संगमरमर किस एक कायांतरिक चट्टान है? संगमरमर जो होता है ये क्या होता है? चूने का पत्थर होता है। और पहले क्या होता था कि चूने का पत्थर होता था, बहुत बड़ा ढेर होता था, धीरे धीरे प्रकृति में बदलाव होते गए और उसने किसका रूप ले लिया? संगमरमर का ले लिया। आपसे पूछा जाए कि संगमरमर कहाँ निकलता है, तो MP में एक स्थान है ग्वालियर। सबसे ज्यादा संगमरमर आपका ग्वालियर में पाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है चिली सॉल्ट पीटर। प्राकृतिक कारणों के गुणों में सुधार लाने के लिए इसे किसके साथ गर्म किया जाता है? तो इसे गर्म किया जाता है सल्फर यौगिक के साथ। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले की अपूर्ण ज्वलन से कौन सी गैस निकलती है? ये निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही जहरीली गैस होती है। ना तो इसमें स्वाद होता है, ना तो गंध होती है, और जहां भी इसको छोड़ दो, समझो अगर आधे घंटे छोड़ दिया तो मृत्यु होना निश्चित है। इतनी जहरीली गैस होती है ये। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? यह होता है आइसोप्रीन का। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले की पूर्ण ज्वलन से कौन सी गैस निकलती है? ये निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात इसको क्या बोलेंगे? CO2। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले की पूर्ण ज्वलन से कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। सांप के डंक में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? बच्चों ये पाया जाता है टॉक्सिन। सांप का जैसे ही डंक आपके वो होता है तो उसमें टॉक्सिन जो होता है वो हमारे पूरे शरीर में जहर को फैला देता है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा विषैला पदार्थ होता है, तो वो पाया जाता है टॉक्सिन। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस जो गैस होती है वो पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह को गर्म करती है। क्या करती है? ग्रीन हाउस का जो प्रभाव होता है वो पृथ्वी के वायुमंडल के कारण
उसकी सतह का गर्म होना। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। सूत्र पूछ दे तो क्या होता है? D2O होता है। आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? ये होता है कैल्शियम कार्बाइड। चाहे आम हो, केला हो, इनको सभी को पकाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो किसका किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? तो ये होते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। कली चूना को क्या कहते हैं? कली चूना को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, अर्थात सूत्र हो जाएगा CaO। कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी कौन सी गैसें होती हैं? तो ये होती हैं सभी ग्रीन हाउस गैसें। किसे संश्लेषित रबड़ कहते हैं? ये होती है नियोप्रीन। नियोप्रीन जो होती है उसको हम संश्लेषित रबड़ के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? कार्ल एवं सीले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो कार्ल एवं सीले ने। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? यह होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसको क्या बोलते हैं? HGS बोलते हैं। कहीं कहीं जैसे ऑक्सीजन की खोज देखोगे तो प्रीस्टले एवं सीले लिखा होता है। क्लोरा का रासायनिक नाम क्या होता है? यह होता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का अगर सूत्र पूछ दे तो KNO3। भाखरा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यह होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थे बच्चों 200 क्वेश्चन कि आज हमने फर्स्ट पार्ट में आपको पूरे 200 क्वेश्चन कराए हैं। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट हमारा कल आएगा उसमें आपको टोटल 300 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ये केमिस्ट्री के अगर 500 क्वेश्चन आप पूरे पूरे कर लेते हो तो नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर हो या क्लर्क का पेपर हो या जनरल साइंस के जो भी क्वेश्चन आपके अगर पूछे जाएंगे तो इन्हीं 500 क्वेश्चन से आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको 500 क्वेश्चन के चारों ऑप्शनल हमारे लगे हुए हैं। बस समझ लीजिएगा आपका आर्मी का पेपर पूरा इसी से आने वाला है। तो आप इसी तरह जुड़ते रहिए और वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। साथ में इसकी PDF भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जय हिंद। याद हो गया तुम?